अरे, ऐसी देहाती बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई कि वो वीआईपी सीट पर बैठने की सोचे? मेजर जनरल साहब की पत्नी की घृणा से भरी आवाज पूरे आलीशान वीआईपी लाउंज में गूंज उठी। ऐसी सब्जी बेचने वाली मां के नीचे पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? जिंदगी भर उस गांव के कोने से बाहर नहीं निकल पाएगा। अकेली मां शांति देवी ने अपने जीवन भर की मेहनत से खुरदुरे हो चुके दोनों हाथों को कसकर भींच लिया। शर्म और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया था। उनका प्रतिभाशाली बेटा अर्जुन अपनी मां की रक्षा करने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। निदेशक, गांव में पला बढ़ा एक नौसिखिया निदेशक कैसे बन सकता है? ठीक उसी समय मां ने अपना सिर उठाया। उनकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। आप लोग जल्द ही जान जाएंगे कि मेरा बेटा कौन है। हाँ, वे जल्द ही जानने वाले थे। वे यह जानने वाले थे कि जिस देहाती नौजवान को वे अभी कुचल रहे हैं, वह वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक गुप्त हथियार परियोजना का प्रमुख है और एक जनरल के बराबर का व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि यह मां बेटा इस स्थिति को कैसे पलटेंगे और उन अहंकारी लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके हमें अपना समर्थन दें। तो चलिए अब देखते हैं कि यह रोमांचक और नाटकीय कहानी कितनी शानदार ढंग से सामने आती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवपुरा में पूर्वी पर्वत श्रृंखला के पीछे से जब लाल सूरज उग रहा था, यह एक सुबह की बात थी। गंगा नदी का ठंडा कोहरा अभी पूरी तरह से छोटा नहीं था और शांत सुबह की हवा में मिट्टी और घास की ताजा महक घुल रही थी। इस छोटे से गांव में दिन की शुरुआत सबसे पहले हमेशा शांति देवी ही करती थीं। 56 साल की उम्र में भी वह अपनी झुकी हुई कमर को सीधा करने की कोशिश किए बिना लग्न से अपने खेत की ओर चल पड़ती थीं। उनके कदम धीमे थे लेकिन कभी रुकते नहीं थे। उनका दिन अंधेरे में मिट्टी को छूने से शुरू होता था। यह उन सब्जियों को तैयार करने का काम था जिन्हें आज सुबह बाजार में बेचना था। उनके दोनों हाथ एक मोटी इतिहास की किताब की तरह थे जिसमें उनके कठिन जीवन के वर्ष समाये हुए थे। मोटी मोटी गांठें, पेड़ की छाल की तरह खुरदुरी और फटी हुई हथेलियां और दशकों तक मिट्टी खोदने से काले पड़ चुके नाखून वे हाथ एक महान मां के थे जिसने जीवन भर जमीन जोतकर अपने बच्चे का पालन पोषण किया था। उन्होंने ठंडे भूजल में ताजे निकाले गए मूली और पत्ता गोभी को धोया। बर्फीले पानी में उनके हाथ सुन्न हो रहे थे लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की जब वह धूल मिट्टी साफ कर रही थीं और मुरझाए पत्तों को ध्यान से हटा रही थीं, तो उनके हाथों में उन लोगों के लिए ईमानदारी थी जो जल्द ही ये सब्जियां खरीदेंगे और साथ ही दिल्ली में रहने वाले अपने बेटे के लिए उनकी याद भी थी। उनके मन में बस यही ख्याल था कि इन सब्जियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे वह अपने बेटे की पसंदीदा मिठाई खरीद कर भेजेंगी। अचानक उनकी नजर रसोई के एक कोने में लगी एक पुरानी फीकी पड़ चुकी श्वेत श्याम तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक युवा चेहरे वाली वह और शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए उनके युवा पति खड़े थे। यह वह समय था जब उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी की, बेटे अर्जुन को जन्म दिया और खुशहाल सपनों में खोई हुई थीं। लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जब उनका बेटा अभी प्राइमरी स्कूल में ही था, उनके पति खेत में काम करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़ गए। तभी से शांति का असली जीवन शुरू हुआ। उनके पास शोक मनाने या हार मानकर बैठने का समय नहीं था। उनके पास एक छोटा बेटा था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। उन्होंने अपने पति की समाधि के सामने आंसू पीकर कसम खाई, प्रिय, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह भी हमारे अर्जुन को इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान बनाऊंगी। तुम बस स्वर्ग से देखते रहना। उस एक वादे के सहारे उन्होंने पिछले कई दशक बिताए। सर्दियों में वह जमी हुई जमीन खोदकर पत्ता गोभी निकालती थीं और गर्मियों में वह चिलचिलाती धूप में मिर्च तोड़कर दिन गुजारती थीं। उनके हाथ एक मेहनती मां के हाथों में एक महान बलिदान के प्रतीक में बदल गए। उनकी इस कठोर मेहनत की छांव में बेटा अर्जुन शर्मा बड़ा हो रहा था। उनकी इस अथक जिंदगी का कारण और सब कुछ उनका बेटा अर्जुन बचपन से ही एक असाधारण बच्चा था, शांत और स्थिर स्वभाव का। एक बार किताब पकड़ लेता तो पूरी रात गुजार देता। लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। बिना बाप का बच्चा, सब्जी वाली का बेटा, मोहल्ले के शरारती बच्चों के ये ताने अर्जुन के नन्हे दिल में गहरे घाव छोड़ जाते। ऐसे समय में अर्जुन रोता नहीं था। इसके बजाय
वह और भी ज्यादा किताबों में डूब जाता। उसने सोचा कि पढ़ाई ही एकमात्र चीज है जिसमें वह अच्छा है। जिस दिन वह अपनी कक्षा में प्रथम आने की रिपोर्ट कार्ड लाता, माँ शांति पूरे मोहल्ले में गर्व से बताती और खुश होती। अपनी माँ की वह उज्जवल मुस्कान देखना अर्जुन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए जी जान से पढ़ाई की। उसकी प्रतिभा सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने के स्तर से आगे बढ़कर एक जीनियस के क्षेत्र में पहुंच गई थी। उसने कबाड़ी की दुकान से लाए गए एक पुराने रेडियो, एक टूटी हुई घड़ी और फेंके हुए टेलीविजन के पुर्जों को खोलकर और जोड़कर अपनी दुनिया बनाई। उसका छोटा कमरा सभी प्रकार के मशीनी पुर्जों और तारों से भरा एक गुप्त प्रयोगशाला जैसा था। एक दिन शांति अपने बेटे के कमरे की सफाई कर रही थीं, जब उन्होंने मेज पर रखी एक अजीब चीज देखी। यह टिन के डिब्बों, प्लास्टिक के टुकड़ों और जटिल तारों से बना एक अज्ञात मशीन जैसा उपकरण था। अर्जुन बेटा, यह फिर क्या है? इस तरह की फालतू चीजें बनाने में समय बर्बाद करने के बजाय थोड़ी और पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? शांति ने अपने बेटे को डांट लगाई, इस चिंता में कि कहीं वह गलत रास्ते पर न चला जाए। तब अर्जुन ने शर्माते हुए मुस्कुराकर उस मशीन का स्विच ऑन कर दिया। फिर एक अद्भुत घटना घटी। मशीन के सिरे पर लगा छोटा प्रोपेलर विंग की आवाज के साथ घूमने लगा और छोटी एलईडी लाइटें चमकने लगीं, जो पहले से प्रोग्राम किए गए सिग्नल के अनुसार नियमित रूप से झपक रही थीं। यह एक सैटेलाइट का एक छोटा मॉडल था। शांति को ठीक से समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन वह देख सकती थीं कि उनके बेटे की आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बस एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। वह अपने बेटे की प्रतिभा को समझ नहीं पाईं, लेकिन उन्होंने उसके सपनों पर विश्वास किया और उस एक विश्वास के साथ वह अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थीं। समय बीतता गया और अर्जुन ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और सभी की उम्मीदों से बढ़कर भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी दिल्ली में सर्वोच्च रैंक के साथ प्रवेश प्राप्त किया। जिस दिन प्रवेश पत्र आया, शांति रसोई के एक पुराने कोने में बैठकर देर तक फूट फूट कर रोईं। यह खुशी और दुहक के मिले जुले गर्म आंसू थे, लेकिन खुशी क्षणभंगुर थी। उनके सामने एक विशाल वास्तविकता की दीवार खड़ी थी। वह थी फीस की एक अकल्पनीय राशि। जीवन भर सब्जियां बेचकर जो पैसा उन्होंने बचाया था, वह बहुत कम था। उनके पास जो एकमात्र संपत्ति बची थी, वह घर के पीछे जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जो उनके पति की एकमात्र विरासत थी। वह जमीन उनके पति के पसीने और खून से सिंची हुई थी और यह उनके अंतिम स्वाभिमान की तरह थी। शांति ने एक दिन भी संकोच नहीं किया। अगली सुबह वह सीधे शहर के प्रॉपर्टी डीलर के पास गईं। यह जमीन बेच दो, आज ही। प्रॉपर्टी डीलर उनके अचानक फैसले से हैरान था, लेकिन शांति का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। अपने बेटे के भविष्य के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। इस तरह उन्होंने अपना अंतिम बचा हुआ सब कुछ स्वेच्छा से अपने बेटे के सपनों के लिए एक कदम के रूप में समर्पित कर दिया। उनके इस महान बलिदान पर भारत का भविष्य संभालने वाला एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक दुनिया के सामने आने के लिए तैयार हो रहा था। बेटे अर्जुन के दिल्ली जाने के बाद शांति देवी का दिन बेटे की याद और गर्व से भर गया। वह अभी भी हर सुबह जल्दी उठतीं, खेत जोततीं और बाजार में सब्जियां बेचतीं। यह एक कठिन काम था, लेकिन उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट था। हर हफ्ते बेटे के भेजे गए पत्रों में कठिन पढ़ाई की बातों के साथ साथ मां के लिए चिंता और प्यार भरा होता था। वह उन पत्रों को बार बार पढ़तीं और बाजार के कठिन दिन को सहतीं। उनकी एकमात्र खुशी बाजार के लोगों को अपने बेटे के बारे में बताना था। मेरा बेटा, जानते हो, इस बार फिर से अपनी क्लास में टॉप किया है। प्रोफेसर लोग कहते हैं कि वह देश का स्तंभ बनेगा। उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वह अपनी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक लड़की की तरह मासूम मुस्कान के साथ कहती। उनकी आवाज गर्व से कांप रही थी। बाजार के व्यापारी उनकी इस हालत पर सच्ची बधाई देते थे। अरे शांति बहन, तुमने बच्चे की परवरिश तो बहुत अच्छी की है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ, अर्जुन जैसा अच्छा और होशियार बेटा कहाँ मिलता है। देखना, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन हर कोई उनकी खुशी में शामिल नहीं होता था। उनके ठेले के ठीक सामने बाजार की सबसे अच्छी जगह पर स्थित समृद्ध अनाज भंडार की मालकिन कमला सेठानी जब भी शांति के बेटे की तारीफ सुनती तो नाराजगी भरे चेहरे से नाक भौं सिकोड़ती।
कमला सेठानी बाजार की सबसे अमीर व्यापारी थीं और हमेशा इस बात का ढिंढोरा पीटती रहती थीं कि उन्होंने अपने सभी बच्चों को दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेजों में भेजा है। उनकी नज़र में एक सब्जी बेचने वाली अकेली माँ के बेटे अर्जुन की सफलता एक कांटे की तरह चुभती थी, जिसकी तुलना उनके अपने बच्चों से की जाती थी। एक दिन जब शांति ने यह खबर दी कि उनका बेटा कॉलेज से टॉप करके स्नातक हो गया है और उसे तुरंत एक महत्वपूर्ण सरकारी अनुसंधान संस्थान में नौकरी मिल गई है, तो कमला सेठानी की ईर्ष्या आखिरकार फट पड़ी। ओह शांति बहन, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा देश का वैज्ञानिक बन गया है। तो तनख्वाह कितनी मिलती है? आजकल पीएचडी होने पर भी नौकरी मिलना मुश्किल है। तुम्हारा अर्जुन तो सच में कमाल का है। कमला सेठानी की आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसमें तेज कांटे छिपे थे। वह चतुराई से एक वैज्ञानिक के पेशे को एक गरीब, कम पैसे वाली नौकरी के रूप में नीचा दिखा रही थी। शांति उनके इरादों से अनजान, बस मासूमियत से खुश होकर जवाब दिया, तनख्वाह तो खैर गुजारे लायक मिल ही जाती होगी। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह देश के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है। बस इसी से एक माँ का पेट भर जाता है। कमला सेठानी ने जैसे इसी का इंतजार कर रही थीं, इतनी जोर से कहा कि आसपास के सभी व्यापारी सुन सकें। हाँ, वैज्ञानिकों का तो यही होता है, जिंदगी भर मेज पर बैठकर हवाई बातें करते रहते हैं, है ना? न पैसा न शोहरत। मेरे बेटे को इस बार एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। सालाना पैकेज सुनकर होश उड़ जाएंगे। आखिर एक अच्छे कॉलेज से निकलने से ज्यादा जरूरी एक अच्छी नौकरी पाना है। उनकी बात पर आसपास के कुछ व्यापारियों ने सहमति जताई। सही बात है, आजकल वैज्ञानिक बनकर क्या मिलेगा? पैसा ही सब कुछ है, चाहे कितना भी होशियार हो। बिना बाप के पले बढ़े बच्चों की एक सीमा होती है। पीछे से सहारा देने वाला कोई नहीं है तो कहां तक ऊपर जाएंगे? आखिर गांव का तो गांव का ही रहता है। उनके क्रूर शब्द शांति के दिल में खंजर की तरह चुभ गए। बिना बाप के पला बढ़ा, यह शब्द उनके सबसे दर्दनाक घाव को कुरेदने वाली एक बहुत ही क्रूर हिंसा थी। वह कोई जवाब नहीं दे सकीं, बस अपना सिर झुकाकर अपने बात खुरदुरे हाथों को देखती रहीं। उनकी आंखें गर्म आंसुओं से लाल हो रही थीं। कमला सेठानी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने एक विजेता की तरह शांति को नीचे देखते हुए अंतिम वार किया। शांति बहन, ज्यादा दुखी मत हो। फिर भी अर्जुन पढ़ाई में तो अच्छा था। बाद में जब उसे लैब से निकाल दिया जाएगा तो गांव वापस आकर खेती कर सकता है। तकनीक भी अच्छी होगी, एक बहुत ही स्मार्ट किसान बनेगा। हाँ हाँ हाँ, उनकी घिनौनी हंसी पूरे बाजार में गूंजती हुई महसूस हुई। शांति अब और वहां खड़ी नहीं रह सकती थी। उन्होंने चुपचाप अपना ठेला समेटना शुरू कर दिया। उनके कंधे पहले से कहीं ज्यादा भारी और झुके हुए लग रहे थे। उस दिन के बाद शांति ने बाजार में अपने बेटे की बढ़ाई करना बंद कर दिया, या यूं कहें वह कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने दर्दनाक रूप से महसूस किया कि उनके बेटे की सफलता ही उनके लिए और अधिक अपमान और पीड़ा का कारण बन रही है। वह बस चुपचाप अपनी सब्जियां बेचती रहीं, लेकिन उनके मन में एक नया संकल्प घर कर गया था। देख लेना, मेरा बेटा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा कि तुम जैसे लोग उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। उस दिन तुम आज कहे गए हर शब्द के लिए पछताओगे। उन्होंने अपने बेटे पर विश्वास को प्रतिशोध नामक एक ठोस कवच में बदल लिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनका बेटा केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने वाला एक महान व्यक्ति बनेगा, और वह विश्वास जल्द ही एक अकल्पनीय तरीके से वास्तविकता बनने वाला था। इन मूर्ख लोगों को अभी तक उनके बेटे की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। समय बीतता गया और अर्जुन ने स्नातक होने के बाद 10 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में अपनी जगह बना ली। उसने अपनी मां शांति देवी को बस इतना बताया था कि वह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक छोटे से अनुसंधान संस्थान में काम करता है। वह वास्तव में क्या काम करता है या उसका पद क्या है, इस बारे में उसने विस्तार से नहीं बताया। उसे लगा कि अगर वह बहुत जटिल बातें समझाएगा तो मां बेवजह चिंता करेंगी। शांति बस यही सोचती थी कि उनका बेटा देश के लिए काम करने वाला एक अच्छा सरकारी कर्मचारी है। बेटा त्योहारों या छुट्टियों पर गांव आता था। वह हमेशा की तरह शांत और विनम्र था, और अपनी मां के सामने वह बस एक सामान्य बेटा था। वह मां की मदद करने के लिए खेत में काम करता और बाजार में सब्जियां बेचने में हाथ बौंटाता। उसके हाथों में बचपन में मशीनों को छूने के निशानों की जगह मां के काम में मदद करने से पड़े हुए कठोर निशान थे। गांव के लोग उसे देखकर अभी भी कानाफूसी करते थे। देखो तो जरा,
आईआईटी का टॉपर था और आखिर में वीकेंड पर गांव आकर सब्जियां ढो रहा है। दिल्ली की जिंदगी बहुत कठिन लगती है। वैज्ञानिक की तनख्वाह होती ही कितनी है। सुना है अभी तक शादी भी नहीं की, कहीं जिंदगी भर मां के पल्लू से ही बौंधा न रह जाए। लेकिन शांति को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनका बेटा चुपचाप अपनी जगह पर रहकर ईमानदारी से जीवन जी रहा है और वह दुनिया में किसी से भी ज्यादा गर्व के लायक है। एक दिन दोपहर में जब शांति लहसुन छील रही थीं, डाकिया ने घर के बाहर से जोर से आवाज लगाई, शांति देवी जी, आपका रजिस्टर्ड पत्र आया है। शांति ने हाथ पोंछकर बाहर जाकर एक मोटा लिफाफा लिया। भेजने वाले का नाम देखा तो साफ साफ लिखा था, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सेना से पत्र। शांति हैरान रह गई। बेटे ने कहा था कि वह सेना से जुड़ा काम करता है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा आधिकारिक पत्र नहीं पाया था। लिफाफा उनके जीवन में मिले किसी भी पत्र से ज्यादा मोटा और कड़ा था। लिफाफे के बीच में सोने से बना अशोक स्तंभ का शानदार प्रतीक चिन्ह था। उन्होंने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर बढ़िया कागज पर बना एक शानदार निमंत्रण पत्र था। 17वीं आर्मर्ड डिवीजन के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर नए हथियारों का प्रदर्शन और सम्मान समारोह शीर्षक सुनहरे अक्षरों में गरिमा के साथ छपा था। कागज की गुणवत्ता और डिजाइन बार्मर्ड बथरात से ही पता चल रहा था कि यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जिसने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह निमंत्रण पत्र के नीचे लिखा हुआ संदेश था। निदेशक, भविष्य के हथियार प्रणाली विकास, प्रमुख वैज्ञानिक अर्जुन शर्मा, मेजर जनरल के समकक्ष एवं परिवार के लिए विशेष निमंत्रण। शांति ने अक्षरों को एक बार फिर धीरे धीरे पढ़ा। उनके बेटे के नाम के आगे निदेशक, भविष्य के हथियार प्रणाली विकास जैसा एक लंबा और कठिन पद और प्रमुख वैज्ञानिक मेजर जनरल के समक्ष जैसा एक अपरिचित पद जुड़ा हुआ था। निदेशक शब्द तो उन्होंने सुना था, लेकिन प्रमुख वैज्ञानिक और मेजर जनरल के समक्ष का क्या मतलब है यह वह ठीक से नहीं समझ पाई। लेकिन निदेशक और विशेष निमंत्रण जैसे शब्दों से उन्हें लगा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण पद है। शाम को बेटे का फोन आया, मां, आपको निमंत्रण पत्र मिला? हाँ, मिल गया। लेकिन अर्जुन बेटा, तुम्हारा पद इतना लंबा और कठिन क्यों है? और यह प्रमुख वैज्ञानिक क्या होता है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर हमेशा की तरह विनम्रता से जवाब दिया, बस एक पद है मां, आप ज्यादा मत सोचिए। मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आएं। मैंने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया था उसे इस बार पुरस्कार मिल रहा है। मुझे आधिकारिक तौर पर एक प्रस्तुति देनी है। प्रस्तुति दोगे मेरा बेटा? शांति की आवाज में आश्चर्य और गर्व मिला हुआ था। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर देखें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या काम करता हूं। बेटे की कीकन भरी आवाज सुनकर शांति ने मन बना लिया, ठीक है, आऊंगी। मेरा बेटा इतने बड़े मंच पर प्रस्तुति देगा तो यह मां जरूर आएगी। फोन रखने के बाद शांति ने निमंत्रण पत्र को फिर से ध्यान से देखा। कार्यक्रम की तारीख 2 दिन बाद की थी। अचानक उनका दिल कांपने लगा। उन्होंने कभी किसी सैन्य छावनी में कदम नहीं रखा था, नहीं कभी ऐसे किसी आधिकारिक समारोह में गई थीं। वहां कैसे लोग होंगे, क्या पहनकर जाना होगा, तमाम चिंताएं उनके दिमाग में घूमने लगीं। अगली सुबह जैसे ही शांति बाजार पहुंची, पूरा गांव अर्जुन की बातों से गूंज रहा था। निमंत्रण पत्र की खबर गांव के सरपंच के जरिए पूरे गांव में फैल चुकी थी। शांति बहन, सुना है तुम्हारा बेटा सेना में बड़ा पुरस्कार पा रहा है और वह भी जनरलों के सामने भाषण देगा। सच में? अरे बधाई हो, मुझे तो पहले से पता था अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन प्रशंसा और प्रोत्साहन की आवाजों के पीछे हमेशा की तरह ईर्ष्या और संदेह की आवाजें भी थीं। खासकर समृद्धि अनाज भंडार की कमला सेठानी ने खुलेआम ताना मारा, इतना भी क्या हो हल्ला मचाना। सैन्य कर्मचारी मतलब सेना में काम करने वाला एक सरकारी बाबू ही तो है, उसमें क्या बड़ी कर्मचारी बात है। शायद कोई छोटा मोटा प्रशस्ति पत्र दे रहे होंगे, उसी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हाँ, प्रमुख वैज्ञानिक कहने से क्या होता है, शायद नाम ही बड़ा रखा होगा। क्या गांव में पला बढ़ा लड़का इतनी ऊंची जगह तक पहुंच सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। शांति उनकी कानाफूसी सुनकर दुविधा में पड़ गई। वह अपने बेटे पर विश्वास करना चाहती थीं, लेकिन गांव वालों की संदिग्ध नजरें उन्हें असहज कर रही थीं। क्या अर्जुन सच में कोई बड़ा काम कर रहा है
या जैसा लोग कह रहे हैं यह सिर्फ एक छोटा सा पुरस्कार है? उस रात शांति सो नहीं सकी। बेटे पर गर्व और गांव वालों के संदेह के बीच उनका मन डोल रहा था। उन्होंने अपनी अलमारी की गहराई से वह पुरानी लेकिन सबसे सुंदर साड़ी निकाली जो उन्होंने अपनी शादी के समय बनवाई थी। उन्होंने संकल्प लिया कि कल चाहे जो भी हो वह अपने बेटे की मां के रूप में सबसे गरिमामय तरीके से वहां खड़ी रहेंगी। आखिर कौन सी सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी? उनका दिल उम्मीद और चिंता से जोर जोर से धड़क रहा था। कार्यक्रम के दिन सुबह शांति देवी ने ध्यान से तैयारी की। उन्होंने अपनी अलमारी की गहराई से अपनी सबसे कीमती रेशमी साड़ी निकाली जिसे वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनती थीं। उन्होंने अपने बालों को करीने से संवार कर जूड़ा बनाया और हल्का सा पाउडर भी लगाया जो वह आमतौर पर नहीं लगाती थीं। आईने में अपनी छवि उन्हें अपरिचित लग रही थी, लेकिन आज वह अपने बेटे की सबसे गर्वित मां बनना चाहती थीं। जब वह रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे अर्जुन से मिलीं तो वह हैरान रह गईं। उनका बेटा आज सामान्य से बिल्कुल अलग दिख रहा था। हमेशा आरामदायक जैकेट में दिखने वाला बेटा आज एक शानदार काले रंग के सूट में था जो उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। उसके कंधे पर एक बैग था जिसमें शायद दस्तावेज थे और उसमें एक देहाती नौजवान की सादगी के बजाय एक शहरी बुद्धिजीवी जैसी आत्मविश्वास और परिष्कृत हवा थी। माँ, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं, अर्जुन ने मां का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन शांति ने बेटे के चेहरे पर एक तरह का तनाव महसूस किया। यह उसकी सामान्य आरामदायक मुस्कान से थोड़ा अलग था, जैसे किसी महत्वपूर्ण काम से पहले एक व्यक्ति का तैयार चेहरा होता है। अर्जुन बेटा, क्या तुम सच में ठीक हो? मेरा वहां जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल मां, आज के कार्यक्रम की असली मुख्य अतिथि मैं नहीं, आप हैं। छावनी की ओर जाने वाली टैक्सी में शांति का दिल लगातार बेचैन था। खिड़की से बाहर का दृश्य धीरे धीरे बदल रहा था। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते ही वसीआ मैदानों के बीच एक विशाल सैन्य छावनी दिखाई देने लगी। दूर से भी इसका पैमाना बहुत बड़ा लग रहा था और आस पास कई सैन्य वाहन लगातार आ जा रहे थे। जब वे अंततः 17वीं आर्मर्ड डिवीजन के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो शांति का मुंह खुला का खुला रह गया। विशाल लोहे का गेट, उस पर बना गरिमामय प्रतीक चिन्ह और गेट के दोनों ओर बंदूक लिए अडिग खड़े सैनिक। उन्होंने जीवन में कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। मुख्य द्वार के सामने पहले से ही कई काली लग्जरी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और शानदार सूट या वर्दी पहने लोग एक एक करके उतरकर छावनी के अंदर जा रहे थे। सभी आत्मविश्वास से भरे कदमों से चल रहे थे जो उन्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया के लोग लग रहे थे। शांति को अपनी साधारण साड़ी बहुत ही फीकी लगने लगी और उन्होंने अनजाने में ही अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। जब वे अर्जुन के साथ मुख्य द्वार की ओर बढ़े तो संतरी ने दोनों को रोक दिया। उसका चेहरा बहुत सख्त था और उसने मशीनी लहजे में पहचान पत्र मांगा। पहचान पत्र दिखाइए। अर्जुन ने अपना सरकारी पहचान पत्र और मां का पहचान पत्र एक साथ दिया, लेकिन संतरी ने दस्तावेजों को काफी देर तक देखा और फिर एक साथ दोनों को मुश्किल में पड़े हुए चेहरे से बोला। उसने सूची को कई बार देखा और सिर हिलाया। माफ कीजिए, आपका नाम आमंत्रित सूची में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृपया एक बार फिर से जांच कीजिए। मैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से अर्जुन शर्मा हूं। अर्जुन की आवाज शांत थी, लेकिन शांति का दिल डूब गया। क्या गांव वालों की बातें सच थीं? क्या कोई गलती हुई थी? नंबर बात तो संतरी ने अपने साथी से भी बात की और अपने वरिष्ठ अधिकारी को वायरलेस पर भी संपर्क किया, लेकिन नतीजा वही रहा। अर्जुन शर्मा नाम तो है, लेकिन वीआईपी सूची में नहीं, बल्कि सामान्य तकनीकी स्टाफ की सूची में है। और माफ कीजिए, नियमों के अनुसार नागरिक सहयात्रियों को केवल पूर्व अनुमति के बाद ही प्रवेश दिया जा सकता है। आपको बाहर इंतजार करना होगा। संतरियों का लहजा अब पहले जैसा विनम्र नहीं रहा, बल्कि अब वे उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। पहले वे सम्मानजनक थे, लेकिन अब वे अज्ञात पहचान वाले लोगों से निपटने में अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं रहे थे। शांति का चेहरा शर्म से जलने लगा। आसपास दूसरे वीआईपी बिना किसी समस्या के अंदर जा रहे थे, जिसे देखकर उन्हें और भी छोटा और शर्मिंदा महसूस हुआ। जरूर कोई प्रशासनिक गलती हुई है। मेरे निमंत्रण पत्र में विशेष निमंत्रण लिखा है, कृपया जिम्मेदार व्यक्ति से। अर्जुन कुछ और समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार पास आकर रुकी।
कार से एक शानदार वर्दी पहने अधेड़ उम्र का आदमी और सिर से पांव तक ब्रांडेड चीजों से सजी उसकी पत्नी उतरी। आदमी के कंधे पर 2 चमकते हुए सितारे साफ दिख रहे थे। वह एक मेजर जनरल था। संतरियों ने तुरंत अपनी मुद्रा ठीक की और बुलंद आवाज में सलामी दी। जय हिंद सर, मेजर जनरल साहब पधारे हैं। वह इस छावनी का कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल विक्रम सिंह और उसकी पत्नी मीनाक्षी सिंह थे। मेजर जनरल विक्रम सिंह ने गरिमापूर्ण चेहरे से सलामी ली और मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनकी पत्नी मीनाक्षी ने शांति को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। अरे बाप रे, आप कहीं शिकेश के बाजार में सब्जी बेचने वाली आंटी तो नहीं हैं? मीनाक्षी की तीखी आवाज पर आसपास के सभी लोगों की नजरें शांति पर टिक गईं। शांति ने चौंक कर उसे देखा। यह वही औरत थी जो कुछ साल पहले शिकेश के बाजार में आई थी और उनके ठेले के सामने तरह तरह के नखरे करके उनका अपमान किया था। मीनाक्षी ने भी शांति को पहचान लिया और आश्चर्य के साथ एक ताना मारने वाली मुस्कान दी। हाँ, वही हैं, वही सब्जी बेचने वाली बुढ़िया। अरे, आपको यहां देखकर हैरानी हुई। आप यहां किस लिए आई हैं? कहीं हमारी छावनी में सब्जी सप्लाई करने तो नहीं आई? उसकी आवाज में साफ तौर पर उपहास था, जैसे कि एक देहाती बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह पर कदम रखने की। अर्जुन का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। मेजर जनरल और उसकी पत्नी मीनाक्षी के आने से मुख्य द्वार का माहौल और भी अजीब और ठंडा हो गया। मेजर जनरल विक्रम सिंह ने स्थिति को मोटे तौर पर समझकर झुंझलाहट में हाथ हिलाया। हवलदार, अगर इन लोगों की पहचान की पुष्टि नहीं हो रही है तो इन्हें सामान्य आगंतुक प्रतीक्षा कक्ष में ले जाओ। आज के दिन बेवजह हंगामा नहीं होना चाहिए। उसकी बातों में इन मां बेटे को बिन बुलाए मेहमान मानने वाली एक सूक्ष्म घृणा छिपी थी। आखिरकार संतरियों के मार्गदर्शन में अर्जुन और शांति छावनी के अंदर तो आ गए, लेकिन उन्हें जिस जगह ले जाया गया वह शानदार वीआईपी लाउंज नहीं, बल्कि मुख्य इमारत के एक कोने में स्थित एक तंग और अंधेरा सामान्य आगंतुक प्रतीक्षा कक्ष था। ठंडी प्लास्टिक की कुछ कुर्सियों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था और एक भी खिड़की न होने से वह जगह घुटन भरी और उदास लग रही थी। शांति का दिल भारी हो गया। क्या उनका बेटा सच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, या जैसा गांव वालों को शक था कोई बहुत बड़ी गलती हुई है? उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखा। अर्जुन अभी भी शांत था, लेकिन शांति ने बेटे की आंखों में गहरी निराशा और दुहक महसूस किया। अर्जुन बेटा, चलो वापस चलते हैं। अगर मुझे पता होता कि इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तो मैं नहीं आती। नहीं मां, कोई बात नहीं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जरूर कोई गलती हुई होगी। तभी प्रतीक्षा कक्ष का दरवाजा खुला और एक सिपाही अंदर आया। अर्जुन शर्मा जी, आपको वीआईपी लाउंज में आने के लिए ऊपर से आदेश आया है। शांति ने राहत की सांस ली। आखिरकार बेटा सही था, जरूर कोई प्रशासनिक गलती हुई थी। मार्गदर्शन पाकर जब वे वीआईपी लाउंज में पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। शानदार लेदर के सोफे, मार्बल की मेजें और तरह तरह के स्नैक्स से सजा यह एक आलीशान कमरा था। शांति की साधारण साड़ी उनके बीच और भी फीकी लग रही थी, लेकिन जैसे ही शांति ने कदम रखा, मीनाक्षी की तीखी आवाज़ सुनाई दी। ओह, आप यहां तक आ गईं। सच में बहुत जिद्दी हैं। मीनाक्षी दूसरी जनरलों की पत्नियों के साथ सबसे अच्छी जगह पर बैठी थीं। वे सभी भारत के उच्च वर्ग का प्रदर्शन करती हुई शानदार गहनों से सजी थीं। देवियों, ये वही लोग हैं जिनसे मैं बाहर मिली थी। ये जो हैं आज के कार्यक्रम की विशेष आमंत्रित निदेशक होने का दावा कर रही हैं। मीनाक्षी ने दूसरी पत्नियों को सुनाते हुए फुसफुसाया। उसकी बात पर सभी पत्नियों की नजरें एक साथ शांति और अर्जुन पर टिक गईं। उनकी नजरों में खुली जिज्ञासा के साथ साथ स्पष्ट घृणा भी थी। सच में, क्या ऐसे लोग सच में निदेशक हो सकते हैं? लगते तो गांव से आए हुए हैं। हाँ, वही तो। आजकल के युवा अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बहुत बोलते हैं। शांति के कान जल रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मीनाक्षी को उनका अतीत याद था। मीनाक्षी कुछ साल पहले शिकेश के पारंपरिक बाजार में घूमने आई थीं। उस नाक्षी को समय उन्होंने शांति की सब्जी की दुकान के सामने जोर जोर से कहा था, अरे यहां लहसुन की गंध कितनी तेज है। गांव के लोग सच में जाहिल होते हैं। ऐसी बदबूदार चीजें भी बिना सोचे समझे बेचते हैं। ऐसी बुढ़िया के बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? शायद जिंदगी भर इस गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस समय शांति ने गर्व से कहा था,
कि उनका बेटा दिल्ली आईआईटी से पढ़कर देश का वैज्ञानिक है। तब मीनाक्षी ने हौंसते हुए कहा था, तो क्या हुआ? गांव में पला बढ़ा लड़का कौन सा बड़ा सरकारी अफसर बन जाएगा? कोई छोटा मोटा क्लर्क ही होगा। उस दिन की याद शांति के दिल में खंजर की तरह चुभ गई। लेकिन यह सच में अजीब है। उस दिन की बाजार वाली आंटी यहां तक आ गई। आपने तो अपने बेटे को वैज्ञानिक बताया था, अब वह निदेशक भी बन गया। मीनाक्षी को बाजार की वह घटना याद थी। आपने बताया था कि पिता नहीं है, मां ने अकेले पाला है। क्या ऐसे माहौल में पला बढ़ा बच्चा सच में निदेशक बन सकता है? शांति अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, मेरा बेटा झूठ बोलने वाला लड़का नहीं है। झूठ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बस हकीकत में सोचकर थोड़ा शक हो रहा है। मीनाक्षी की आवाज में कांटे थे। बिना बाप के सब्जी बेचने वाली मां के हाथ से पला बढ़ा और वह भी गांव में, कोई निदेशक कैसे बन सकता है? चाहे पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, कोई पहचान तो होनी चाहिए, है ना? दूसरी पत्नियों ने भी सिर हिलाया। हाँ, आजकल डिग्री से ज्यादा जान पहचान जरूरी है। और यह तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुरुष भी संघर्ष करते हैं, इतने दुबले पतले शरीर से। उनके क्रूर शब्द शांति और अर्जुन के दिलों को छलनी कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह तुरंत उठकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन अपनी मां के बारे में सोचकर किसी तरह खुद को रोक लिया। तभी शांति अपनी जगह से उठी। उनकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें किसी से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी और सीधी थीं। मेरा बेटा बिना बाप के पला है। मेरा बेटा सब्जी बेचने वाली मां के नीचे पला है। लेकिन मेरा बेटा तुम लोगों के बच्चों की तरह मां बाप के पीछे छिपकर आराम से नहीं जिया। उसने अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से यह मुकाम हासिल किया है। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी ताकत थी। लाउंज में सभी की नजरें उन पर टिक गईं। मेरे बेटे का बाप नहीं था, लेकिन उसकी एक मां थी जो कभी सिर नहीं झुकाती थी। और तुम लोग, आज तुम सब जान जाओगे कि मेरा बेटा कौन है। उस समय आज कहे गए इन सभी शब्दों के लिए तुम लोग पछताओगे। शांति की दृढ़ घोषणा पर मीनाक्षी और दूसरी पत्नियां कुछ देर के लिए चुप हो गईं, लेकिन फिर वे हंस पड़ी। उनके लिए शांति के शब्द एक देहाती बुढ़िया की आखिरी छटपटाहट से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन वे नहीं जानते थे उनका अहंकार जल्द ही उन्हें एक भयानक कीमत चुकाने वाला था। न्याय का समय हर पल नजदीक आ रहा था। दोपहर 2 बजे आखिरकार सभागार में जाने का समय हो गया। वीआईपी लाउंज में बैठे लोग एक एक करके उठकर सभागार की ओर बढ़ने लगे। शांति देवी और अर्जुन भी उनके पीछे पीछे चले, लेकिन लोगों की नजरें अभी भी चुभ रही थीं। मीनाक्षी और दूसरी पत्नियों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जो उन्हें तिरछी नजरों से देख रही थीं। सभागार एक विशाल हॉल था। छत पर तिरंगा और सेना का ध्वज साथ साथ लगे थे और मंच पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। सैकड़ों लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, जिनमें से ज्यादातर वर्दी पहने अधिकारी और सूट पहने मेहमान थे। शांति इस भव्य माहौल से अभिभूत थीं। उन्होंने जीवन में कभी इतने बड़े समारोह में कदम नहीं रखा था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक सहायक ने शांति और अर्जुन को सबसे पीछे, सबसे कोने वाली सीटों पर बैठाया। यह वीआईपी सीट नहीं, बल्कि सामान्य दर्शकों की सीट थी। आगे की पंक्तियों में शानदार वर्दी पहने जनरल और सूट पहने उच्च अधिकारी बैठे थे। उनकी सीटों पर नेम प्लेट भी लगी थीं और उनके लिए पानी की बोतलें और स्मृति चिन्ह भी रखे गए थे। उनकी तुलना में माँ बेटे की सीट बहुत ही साधारण थी। माफ कीजिए, हमें विशेष निमंत्रण मिला था तो हमारी सीट। अर्जुन ने विनम्रता से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सहायक ने झुंझलाहट में बात काट दी। क्षमा करें, आज मेहमान बहुत हैं, इसीलिए सीटें कम पड़ गई हैं। कृपया सहयोग करें। यह साफ झूठ था। आगे कई सीटें खाली दिख रही थीं। यह मेजर जनरल विक्रम सिंह की करतूत थी, जिसने अपनी पत्नी मीनाक्षी की बातें सुनकर जानबूझकर मां बेटे का अपमान करने के लिए यह सब किया था। समारोह शुरू हुआ और एक उद्घोषक मंच पर आया। वह एक कर्नल रैंक का अधिकारी लग रहा था, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और औपचारिक था। 17वीं आर्मर्ड डिवीजन के 50वें स्थापना दिवस समारोह की अब शुरुआत होती है। सबसे पहले हम मेहमानों का परिचय कराएंगे। स्क्रीन पर मेहमानों के नाम और पद एक एक करके दिखाई देने लगे। उनकी तस्वीरों के साथ उनके शानदार करियर का जिक्र किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार, पश्चिमी कमान के कमांडर मेजर जनरल S.K. वर्मा, मुख्यालय से।
जैसे जैसे वरिष्ठ जनरलों और स्थानीय राजनेताओं के नाम पुकारे जाते, तालियां बजतीं और वे लोग अपनी जगह से उठकर अभिवादन करते। शांति दिल थामकर इंतजार कर रही थीं कि उनके बेटे का नाम कब आएगा, लेकिन समय बीतता जा रहा था। जब स्थानीय नेताओं का परिचय भी समाप्त हो गया, तब भी अर्जुन का नाम नहीं आया। शांति का दिल बेचैन हो गया। क्या यह सच में कोई गलती थी? तभी उद्घोषक कुछ देर के लिए रुका और कुछ जांचने के लिए सिर हिलाया। मंच के नीचे से कोई इशारा कर रहा था। वह मेजर जनरल विक्रम सिंह था। उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह खुश नहीं है। ओह, और रक्षा मंत्रालय से भी कोई आया है। उद्घोषक ने सूची को फिर से देखा। अर्जुन शर्मा, नागरिक कर्मचारी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। उस पल शांति का दिल डूब गया। उनके बेटे को सिर्फ एक नागरिक कर्मचारी कहकर परिचय दिया गया, निदेशक या प्रमुख वैज्ञानिक नहीं, बस एक नागरिक कर्मचारी। आसपास की फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। यह वही नौजवान नहीं है जो खुद को निदेशक बता रहा था। इसे तो नागरिक कर्मचारी कहा गया। लगता है झूठ बोल रहा था या फिर कोई गलती हुई होगी। वीआईपी लाउंज में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थीं, अंत में यही निकला। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने सही कहा था। दूसरी पत्नियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। शांति ने अपने बेटे का चेहरा देखा। अर्जुन अभी भी शांत था, लेकिन उसके होंठ थोड़े सख्त हो गए थे। उसके हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। समारोह जारी रहा। मेजर जनरल विक्रम सिंह का स्वागत भाषण और स्थानीय सांसद का बधाई भाषण हुआ। विक्रम सिंह अपने भाषण के दौरान भी कभी कभी पीछे शांति और अर्जुन की सीट की ओर तिरछी नजर से देख रहा था। आज इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से हमारे व्यस्त जनरलों और स्थानीय नेताओं का, जिन्होंने समय निकाला। विक्रम सिंह की बातों में एक सूक्ष्म जोर था, जैसे कि वह केवल असली मेहमानों का धन्यवाद कर रहा हो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उद्घोषक ने फिर से माइक पकड़ा। अब विशेष भाषण का समय है। हमें रक्षा नीति के वर्तमान और भविष्य पर बात करने के लिए एक विशेष वक्ता को आमंत्रित करना है। शांति का दिल फिर से धड़कने लगा। बेटे ने कहा था कि वह भाषण देगा। क्या अब उसका समय आ गया है? लेकिन उद्घोषक के अगले शब्द उनकी उम्मीदों के विपरीत थे। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार जी अपना वक्तव्य देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार मंच पर आए। उनकी शानदार वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। शांति निराश थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बाद में बेटे को भी बोलने का मौका मिलेगा। जनरल का भाषण समाप्त होने पर उद्घोषक फिर से आया। क्या कोई और कुछ कहना चाहेगा? तभी अर्जुन चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हो गया। शांति का दिल तेजी से धड़कने लगा। लगता था अब बेटे के भाषण की बारी है। लेकिन मेजर जनरल विक्रम सिंह ने मंच के नीचे से उद्घोषक को तेजी से हाथ हिलाया। उद्घोषक ने विक्रम सिंह की ओर देखकर माइक पर कहा, समय की कमी के कारण भाषण यहीं समाप्त करते हैं। अब हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। विक्रम सिंह ने धीरे से बुदबुदाया। क्या यह लड़का सच में कुछ करने की सोच रहा था? एक नागरिक कर्मचारी क्या भाषण देगा? अर्जुन वापस अपनी सीट पर बैठ गया। शांति को गुस्सा आ गया। बेटे ने साफ कहा था कि वह भाषण देगा, तो उसे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? आसपास फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लगता है वह नौजवान भाषण देना चाहता था। यह तो बेतुका है। एक नागरिक कर्मचारी क्या भाषण देगा? शर्म भी नहीं आती। सच में बहुत ढीठ है। एक अधिकारी ने अपने साथी से फुसफुसाया, शुरू से ही इन लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है। किसने ऐसे लोगों को बुलाया है? जनरल साहब भी मुश्किल में पड़ गए होंगे। काश यह सब जल्दी खत्म हो जाए। शांति अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। वह उठकर जोर से बोलना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन ने चुपचाप मां का हाथ पकड़ लिया। मां, कोई बात नहीं। लेकिन शांति ठीक नहीं थी। वह अपने बेटे का यह अपमान सहन नहीं कर सकती थीं। समारोह लगभग समाप्त होने वाला था। जब उद्घोषक अंतिम कार्यक्रम की घोषणा करने वाला था, शांति चुपचाप आंसू पोंछ रही थीं। जीवन में वह इतनी दुखी और अपमानित कभी नहीं हुई थीं। उनके बेटे का सम्मान, उनका अपना गर्व लोगों के सामने बेरहमी से कुचला जा रहा था। उन्होंने बेटे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने रोती हुई मां के कंधे को चुपचाप सहलाया। उसके चेहरे पर अब निराशा या दुहक नहीं था। उसकी जगह तूफान से पहले की शांति की तरह एक ठंडी और दृढ़ चीज ने ले ली थी।
वह बिना कुछ कहे मंच पर लगे स्क्रीन के एक कोने में छोटे से दिखाई दे रहे समय को देख रहा था, जैसे वह किसी तय समय का चुपचाप इंतजार कर रहा हो। उसका असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। समारोह लगभग अपने अंतिम चरण में था। जब उद्घोषक समापन भाषण की घोषणा करने ही वाला था, ठीक उसी क्षण सभागार का पिछला दरवाजा जोर से खुला। एक युवा अधिकारी पसीने से लथपथ हांफता हुआ अंदर भागा। उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर लाल पट्टी बंधी थी, जो एक अति आवश्यक दस्तावेज का प्रतीक था। उसके व्याकुल रूप को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। वह मंच की ओर दौड़ा और मेजर जनरल विक्रम सिंह के कान में तेजी से कुछ फुसफुसाया। विक्रम सिंह का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसने युवा अधिकारी द्वारा दी गई फाइल ली और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। फाइल के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री के वो आधिकारिक मुहरें थीं जिन्हें उसने अपने पूरे सैन्य जीवन में कभी सीधे प्राप्त नहीं किया था। उद्घोषक, कुछ देर के लिए कार्यक्रम रोक दो। विक्रम सिंह की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने उद्घोषक को तेजी से बुलाकर कांपती आवाज में कुछ निर्देश दिए। उद्घोषक ने भी फाइल की सामग्री देखकर घबराहट जाहिर की। उन दोनों के बीच की बातचीत सुनाई नहीं देखी रही थी, लेकिन सभी को यह एहसास हो गया था कि कुछ बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण घटित हुआ है। अचानक क्या हुआ? कार्यक्रम में बदलाव? क्या कोई बड़ा अधिकारी अचानक आ रहा है? सभागार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अचानक हुए इस बदलाव से लोग हैरान थे। ठीक उसी समय अर्जुन शर्मा चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हो गया। शांति देवी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने बेटे के चेहरे पर कुछ बदला हुआ महसूस किया। अब तक के शांत और सहनशील रूप के बजाय एक दृढ़ और प्रभावशाली माहौल था, जैसे वह कोई दूसरा व्यक्ति बन गया हो। जैसे ही अर्जुन मंच की ओर बढ़ा, सभागार और भी शांत हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, बस देख रहे थे। उसकी चाल भी सामान्य से अलग थी, बहुत ही आत्मविश्वास और गरिमा से भरी हुई। यह नौजवान क्या करने वाला है? कहीं सच में भाषण तो नहीं देने वाला? मीनाक्षी ने हौंसते हुए बुदबुदाया। हार मानने को तैयार ही नहीं है। सच में कितना बेशर्म है। उद्घोषक ने फिर से माइक पकड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह कांपती आवाज में बोलने लगा। उसके हाथ में अभी अभी मिला आधिकारिक दस्तावेज था। देवियों और सज्जनों, अभी हुई असुविधा के लिए हम गहरा खेद व्यक्त करते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सभागार शांत हो गया। सभी लोग तनावपूर्ण चेहरे से उद्घोषक की ओर देख रहे थे। माननीय रक्षा मंत्री के तत्काल निर्देश के अनुसार अब हम भारत की अगली पीढ़ी की रक्षा शक्ति के लिए जिम्मेदार अत्यंत गुप्त परियोजना अग्नि अस्त्र के मुख्य वास्तुकार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के भविष्य के हथियार प्रणाली विकास के निदेशक प्रमुख वैज्ञानिक श्री अर्जुन शर्मा जी का विशेष प्रस्तुतिकरण सुनेंगे। उद्घोषक की आवाज पूरे सभागार में गूंज गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। प्रमुख वैज्ञानिक अर्जुन शर्मा, अत्यंत गुप्त परियोजना अग्नि अस्त्र, मुख्य वास्तुकार। इन अपरिचित शब्दों के संयोजन से लोग हैरान होने लगे। विशेषकर रक्षा मंत्री के तत्काल निर्देश वाली बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी अधिकारियों ने अपनी सांसें रोक लीं। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। मेजर जनरल विक्रम सिंह अपनी सीट पर बैठ भी नहीं पा रहा था और लगातार खड़ा था। उसका चेहरा लाल पड़ा है चुका था और वह लगातार पसीना पोंछ रहा था। उसके बगल में बैठे स्टाफ अधिकारी भी तनाव में थे। मीनाक्षी ने मुंह खोले हुए मंच की ओर बढ़ते अर्जुन को देखा। उसे सहज रूप से एहसास होने लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अर्जुन माइक के सामने खड़ा हुआ। उसी क्षण सभागार की रोशनी अचानक तेज हो गई और मंच के पीछे की विशाल स्क्रीन चालू हो गई। तकनीकी टीम तेजी से कुछ तैयार कर रही थी और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो अति गोपनीय लाल अक्षरों के साथ शुरू हुआ। नमस्कार, मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। स्क्रीन पर वर्तमान रक्षा मंत्री का चेहरा दिखाई देते ही सभागार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। आज मैं इस अवसर पर भारत के सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने वाली हमारी नई शक्ति परियोजना अग्नि अस्त्र को पहली बार देश के सामने प्रकट करना चाहता हूं। वीडियो एक विशाल भूमिगत बंकर के दृश्य में बदल गया। दर्जनों वैज्ञानिक कंप्यूटरों के सामने व्यस्त थे और फिर वीडियो ने एक व्यक्ति की पीठ दिखाई। सफेद लैब कोट पहने एक विशाल स्क्रीन को देखता हुआ एक आदमी। इस परियोजना की सफलता के पीछे
उन अनगिनत वैज्ञानिकों का खून और पसीना है जिन्होंने गुमनाम रहकर केवल देश के भविष्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और उनके केंद्र में एक युवा वैज्ञानिक था जिसने अपनी अद्भुत बुद्धि और अदम्य इच्छा शक्ति से असंभव लगने वाली तकनीकी बाधाओं को हल किया। कैमरा धीरे धीरे उस आदमी के सामने घूमा और उसका चेहरा स्क्रीन पर क्लोजअप में आ गया। वह अर्जुन शर्मा था। सभागार में हर जगह से दबी हुई आहें निकली। मेजर जनरल विक्रम सिंह का चेहरा अब पीले से बदलकर राख जैसा हो गया था। मीनाक्षी ने अनजाने में ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वीडियो ने अर्जुन के करियर का परिचय देना शुरू किया। अर्जुन शर्मा आईआईटी दिल्ली से सर्वोच्च रैंक के साथ स्नातक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में सबसे युवा प्रमुख वैज्ञानिक। और अगले ही पल स्क्रीन पर जो लिखा आया उसे देखकर सभागार में मौजूद सभी सैन्य अधिकारी अपनी सीटों से उछल पड़ते पड़ते बचे। प्रमुख वैज्ञानिक मेजर जनरल के समक्ष। सेना में यह पद एक मेजर जनरल यानी 2 सितारा जनरल के बराबर सम्मान और अधिकार रखता था। वह एक जनरल ही था। जैसे ही स्क्रीन पर प्रमुख वैज्ञानिक मेजर जनरल के समक्ष शब्द चमके, सभागार की हवा पूरी तरह बदल गई। फुसफुसाहटें आश्चर्य में और आश्चर्य श्रद्धा में बदल गया। सेना की संरचना को किसी से भी बेहतर जानने वाले अधिकारियों के लिए उस शब्द का वजन बहुत भारी था। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह के बराबर या रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन एक संस्थान के निदेशक के पद के महत्व को देखते हुए वह उससे भी अधिक अधिकार वाला व्यक्ति था। वीडियो जारी रहा। स्क्रीन पर अत्याधुनिक उपकरणों से भरे एक विशाल गुप्त अनुसंधान केंद्र और वहां सफेद लैब कोट पहने अनुसंधान में डूबे अर्जुन की तस्वीरें दिखाई गईं। वह दर्जनों पीएचडी स्तर के वैज्ञानिकों का नेतृत्व कर रहा था और जटिल समीकरणों से भरे व्हाइट बोर्ड के सामने उत्साह से चर्चा कर रहा था। देहाती नौजवान का कोई निशान नहीं था। उसकी जगह देश के भाग्य से जुड़ी एक परियोजना का नेतृत्व करने वाले एक तेज और आत्मविश्वासी शीर्ष वैज्ञानिक का रूप था। रक्षा मंत्री का कथन जारी रहा। निदेशक अर्जुन शर्मा ने हाइपरसोनिक मिसाइल अग्नि अस्त्र की मुख्य तकनीक को स्वतंत्र रूप से विकसित किया है जो मौजूदा सभी वायु रक्षा प्रणालियों को भेद सकती है। उनके प्रतिभाशाली अनुसंधान के कारण भारत की रक्षा क्षमता दशकों आगे बढ़कर दुनिया के शीर्ष स्तर पर पहुंचने की दहलीज पर है। स्क्रीन पर अग्नि अस्त्र मिसाइल के परीक्षण का दृश्य दिखाया गया। मिसाइल आंखों से पकड़ में न आने वाली गति से उड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दहलीज पर सेंग आंख सचा काल्पनिक लक्ष्य को बिना किसी चूक के सटीकता से भेद रही थी। उसकी विनाशकारी शक्ति को देखकर सभागार में दबी हुई आहें निकलीं। इसके बाद देश और विदेश के शीर्ष विद्वानों के साक्षात्कार दिखाए गए। डॉ. अर्जुन का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी के प्रतिमान को बदलने वाला है। वह इस युग के सच्चे जीनियस हैं। उनकी गणना और समस्या समाधान की क्षमता मानवीय सीमाओं से परे है। हम उन्हें जीवित सुपर कंप्यूटर कहते हैं। वीडियो में अर्जुन को व्हाइट हाउस और पेंटागन का दौरा करते हुए दिखाया गया, जहां वह अमेरिकी रक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने अपने शोध के परिणाम प्रस्तुत कर रहा था। कई सितारे लगाए अमेरिकी जनरल इस युवा एशियाई वैज्ञानिक के हर एक शब्द को सांस रोककर सुन रहे थे। उसकी असली पहचान, उसकी असली कीमत बिना किसी संदेह के पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। वह सिर्फ एक गांव का वैज्ञानिक नहीं था, वह भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक अदृश्य सबसे शक्तिशाली शक्ति था। वीडियो के दौरान सभागार की अगली पंक्तियों में बैठे लोगों के चेहरे के भाव देखने लायक थे। मेजर जनरल विक्रम सिंह का चेहरा अब पीले से बदलकर राख जैसा हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने अब तक कितनी बड़ी और भयानक हस्ती के साथ कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत की है। मेजर जनरल के समक्ष रक्षा मंत्री द्वारा सीधे निगरानी की जाने वाली एक गुप्त परियोजना का प्रमुख उसने महसूस किया कि उसका सैन्य करियर ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया है। उसके हाथ से फाइल बेजान होकर जमीन पर गिर गई। उसकी पत्नी मीनाक्षी मुंह खोले हुए स्क्रीन को घूरती रही। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। बाजार में और आज वीआईपी लाउंज में उसने उसे और उसकी मां को जो भयानक और अपमानजनक शब्द कहे थे वे एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सब्जी वाली का बेटा, बिना बाप का बच्चा, गंवार। उसे एहसास हुआ कि उसने किसकी हिम्मत की थी ऐसे शब्द कहने की
और उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसके हाथ थरथराने लगे। आस पास बैठी दूसरी पत्नियों का भी यही हाल था। वे यह जानकर हैरान थीं कि जिस साधारण महिला और युवक का उन्होंने मजाक उड़ाया था, वह वास्तव में उन बादलों के ऊपर का एक अस्तित्व था जहां वे जीवन भर पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। उनके चेहरों पर अब अहंकार या घृणा की जगह केवल नीच भय था। उसी समय देवपुरा के छोटे से गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए लोग टेलीविजन स्क्रीन पर इस पूरे दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। खासकर समृद्ध अनाज भंडार की कमला सेठानी ने स्क्रीन पर अर्जुन को देखकर वहीं जम गईं। क्या यह सच में हमारे गांव का अर्जुन है? उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। जिस सब्जी वाली के बेटे को उसने जीवन भर नजरअंदाज किया और तिरस्कार किया था, वह आज पूरे भारत का हीरो बनकर टेलीविजन स्क्रीन पर चमक रहा था। उसे वे सभी कड़वे शब्द याद आए जो उसने शांति से कहे थे और उसका चेहरा शर्म से जलने लगा। शांति देवी सभागार की सबसे पिछली सीट पर बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थीं। लेकिन ये आंसू अब दुहक और गुस्से के नहीं थे। यह बेटे के प्रति असीम गर्व और जीवन भर की मेहनत का फल मिलने की खुशी के आंसू थे। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि बेटे ने अपनी पहचान क्यों छिपाई थी। बेटा नहीं चाहता था कि मां उसकी वजह से किसी दबाव में आए या दुनिया की ईर्ष्या से आहत हो। उसे इस बात का दुहक और आभार दोनों महसूस हो रहा था कि वह अपने बेटे के इतने गहरे मन को नहीं समझ पाई। उसका बेटा एक सच्चा सपूत और एक महान नायक था। चौंकाने वाला वीडियो समाप्त होने के बाद सभागार में कुछ देर तक भारी सन्नाटा छाया रहा। लोग जैसे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि जो उन्होंने अभी देखा वह हकीकत है या सपना। तभी सभागार की सबसे आगे की पंक्ति में बैठे लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार अपनी जगह से उठे। वह पूरी सेना में अपने सख्त और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मंच की ओर देखकर बुलंद आवाज में कहा, निदेशक अर्जुन शर्मा जी को मंच पर बुलाया जाए। भारत के इस नायक को उचित सम्मान मिलना ही चाहिए, है ना? उनकी इस घोषणा के साथ ही सभागार में मौजूद सभी सैन्य अधिकारी, जैसे किसी ने इशारा किया हो, एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए और फिर उन्होंने सभागार के सबसे पीछे बैठे अर्जुन की ओर देखकर जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज पहले धीमी थी, लेकिन जल्द ही यह पूरे सभागार को हिला देने वाली एक विशाल गूंज में बदल गई। अर्जुन कुछ देर के लिए हिचकिचाया। वह इस तरह की चकाचौंध नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने सैकड़ों लोगों की आंखों में अपने लिए सच्चा सम्मान और आभार देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह अब इससे बच नहीं सकता। उसने रोती हुई मां का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी जगह से उठकर मंच की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। जिस रास्ते से वह गुजर रहा था, उसके दोनों ओर खड़े अधिकारी और मेहमान उसे झुककर सम्मान दे रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ समय पहले उसे नागरिक कर्मचारी कहकर नजरअंदाज किया था और गौंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया था। विशेष रूप से मेजर जनरल विक्रम सिंह लगभग 90 डिग्री पर झुका हुआ था और अपनी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब अर्जुन मंच पर पहुंचा तो पीले पड़ चुके चेहरे वाले उद्घोषक ने उसे माइक थमाया। अर्जुन ने माइक के सामने खड़े होकर एक पल के लिए सभागार को देखा और उसकी नजरें ठीक मेजर जनरल विक्रम सिंह और उसकी पत्नी मीनाक्षी पर जाकर टिकी। दोनों ने उसकी नजरें पाकर अपना सिर और भी झुका लिया। अर्जुन ने अपना भाषण शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी ताकत थी। नमस्कार, मैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से अर्जुन शर्मा। सबसे पहले मैं 17वीं आर्मर्ड डिवीजन को उसके 50वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। उसने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पूरी तरह से अलग रखते हुए बेहद औपचारिक और संयमित भाषा में बात की। उसने अपने साथ हुए अपमान का एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय उसने अग्नि अस्त्र परियोजना के महत्व और भारत की भविष्य की रक्षा क्षमता के बारे में बात की। उसका भाषण गहरी अंतर्दृष्टि और देश के प्रति गहरे प्रेम से भरा था। हमारी असली ताकत अत्याधुनिक हथियारों से नहीं आती है, यह उन हथियारों को चलाने वाले हर एक व्यक्ति के पसीने, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास से आती है। आज मैं इस मंच से अपने उन साथी वैज्ञानिकों को जो गुमनामी में देश के भविष्य के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं,
और इस समय सीमा पर तैनात हमारे सभी सैनिकों को यह सारा सम्मान समर्पित करना चाहता हूं। उसका भाषण समाप्त होते ही सभागार में एक बार फिर जोरदार तालियां बजी। लोग न केवल उसकी असाधारण क्षमता से बल्कि उसके गहरे व्यक्तित्व से भी एक बार फिर प्रभावित हुए। अर्जुन का भाषण समाप्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार एक बार फिर मंच पर आए। उनके चेहरे पर अब सौम्य मुस्कान नहीं थी, इसके बजाय सेना के अनुशासन को ठीक करने वाले एक कठोर कमांडर की गरिमा थी। उन्होंने माइक पकड़कर पूरे सभागार को संबोधित किया। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर हमने एक बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना देखी है। उनकी बात पर सभागार की हवा एक बार फिर जम गई। मेजर जनरल विक्रम सिंह और मीनाक्षी के चेहरे अब लगभग लाश की तरह सफेद पड़ चुके थे। भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख व्यक्ति और हमारी सेना के एक सम्मानित अतिथि निदेशक अर्जुन शर्मा जी और उनकी मां का इस छावनी में ऐसा अपमान और उपेक्षा की गई है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह केवल कुछ व्यक्तियों की गलती नहीं है, यह हमारी सेना में गहरी जड़ें जमा चुके पुराने अहंकारी विशेषाधिकार और लोगों पर शासन करने की भ्रष्ट मानसिकता का परिणाम है, जो एक स्पष्ट आपराधिक कृत्य है। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह सभागार में गूंजी। मैं पश्चिमी कमान के कमांडर के रूप में इस स्थिति को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। इसी क्षण से मैं रक्षा मंत्री की अनुमति से इस मामले पर एक विशेष कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश देता हूं। उन्होंने अपने पास खड़े एक सहायक को इशारा किया। सहायक ने एक दृढ़ चेहरे के साथ एक आधिकारिक दस्तावेज निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। विशेष जांच के निर्देश 1, 17वीं आर्मर्ड डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाता है और उन्हें अगली कार्रवाई तक प्रतीक्षा में रखा जाता है। वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा में विफलता, इकाई के कुप्रबंधन और अपनी पत्नी के आचरण की निगरानी में लापरवाही के लिए उन्हें रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। मेजर जनरल विक्रम सिंह वहीं अपनी कुर्सी पर लगभग गिर पड़ा। उसका सैन्य जीवन सबसे अपमानजनक तरीके से समाप्त हो रहा था। 2, मेजर जनरल की पत्नी मीनाक्षी सिंह ने एक नागरिक के रूप में सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और एक राष्ट्रीय अतिथि का गंभीर अपमान किया है। इसलिए उन्हें भविष्य में भारत की सभी सैन्य छावनियों में प्रवेश से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है और संबंधित कानूनों के तहत मानहानि के लिए नागरिक अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा शब्द सुनते ही मीनाक्षी लगभग बेहोश होकर पीछे गिरने वाली थी। उसका शानदार जीवन एक पल में बर्बाद हो रहा था। 3, आज के कार्यक्रम में पहचान की पुष्टि में लापरवाही बरतने और वीआईपी के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाले मुख्य द्वार के प्रभारी अधिकारी और संबंधित सभी सैनिकों को तत्काल उनके पदों से हटाकर अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। 4, वीआईपी लाउंज और सभागार में मेजर जनरल की पत्नी के अपमानजनक व्यवहार का समर्थन करने या उसे नजरअंदाज करने वाले सभी अधिकारियों की पत्नियों की सूची तैयार कर भविष्य में छावनी में उनके प्रवेश और संबंधित कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। अनुशासनात्मक घोषणाएं अंतहीन रूप से जारी रहीं। यह एक बेरहम, पूरी तरह से निष्पक्ष और कठोर न्याय था। अहंकार की कीमत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक और कठोर थी। उनकी चीखों के बिना की चीखें उस शानदार सभागार को एक ठंडी और भारी चुप्पी से भर रही थीं। खुलेआम हुए इस न्याय के बाद सभागार का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ समय पहले तक जो लोग मां बेटे का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब सब चुप थे और अधिकारी अर्जुन के आस पास इकट्ठा होकर उसे सलाम करने में व्यस्त थे। सर, आज आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सर, आपकी आज की प्रस्तुति बंदौनी प्रेरणादायक थी। जो लोग कुछ देर पहले तक उसे नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब अत्यधिक सम्मान के साथ सिर झुका रहे थे। लेकिन अर्जुन ने केवल संक्षिप्त उत्तर दिए। उसने न तो बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार किया और न ही रूखा। उसने एक उचित दूरी बनाए रखते हुए गरिमा के साथ जवाब दिया। पूर्व मेजर जनरल विक्रम सिंह को सैन्य पुलिस द्वारा सभागार से बाहर ले जाया जा रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर गहरी निराशा थी। उसकी पत्नी मीनाक्षी दूर से यह दृश्य देखती हुई लगातार आंसू बहा रही थी। वह अपने पति के पास जाकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी।
उसने अब तक जो कुछ भी कहा और किया था, उसे सोचकर वह बहुत शर्मिंदा और तबाह महसूस कर रही थी। खासकर बाजार से लेकर आज तक उसने अर्जुन और उसकी मां शांति का जिस तरह से अपमान किया था, वे सारे पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। गांव का लड़का क्या कर पाएगा? बिना पहचान वाला बच्चा निदेशक कैसे बन सकता है? शादी नहीं हो रही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसे अब एहसास हो रहा था कि ये सारी बातें कितनी गलत और घिनौनी थीं। उसे अपनी मूर्खता और अहंकार की भयावहता का एहसास हो रहा था। उसने अपने ही हाथों से अपने पति और अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति का अंतिम निर्णय आया। मेजर जनरल विक्रम सिंह को कमान की जिम्मेदारी और गरिमा बनाए रखने में विफलता के लिए अपमानजनक सेवानिवृत्ति दी गई। उसका 30 साल का सैन्य जीवन सबसे शर्मनाक तरीके से समाप्त हो गया। मीनाक्षी सिंह से एक सैन्य परिवार के सदस्य के रूप में मिलने वाली सभी सुविधाएं और पद छीन लिए गए। जिस मेजर जनरल की पत्नी के पद पर उसे इतना गर्व था, वह खोकर उसे एक सामान्य नागरिक के रूप में लौटना पड़ा। इसके अलावा उसे शांति देवी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया गया। दूसरी पत्नियों को भी छावनी में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके पतियों की पदोन्नति में भी बाधाएं आईं। उनके अहंकार की कीमत उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर थी। उस पति मदोन्नति में बाधाएं आईं। दोपहर मीनाक्षी सिंह उस सरकारी गेस्ट हाउस में आईं जहां शांति और अर्जुन ठहरे हुए थे। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा बहुत बूढ़ा लगने लगा था। शानदार ब्रांडेड कपड़ों की जगह उसने एक साधारण काले रंग का सूट पहना था। वह शांति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए माफी मांगी। माँ जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे मूर्खतापूर्ण और अज्ञानी शब्दों ने आप दोनों को कितना दुख पहुंचाया होगा। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसकी माफी सच्ची लग रही थी, लेकिन शांति ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उठो, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करने वाली नहीं हूं। शांति की आवाज दृढ़ थी। तुमने मेरा जो अपमान किया है वह मेरे पूरे जीवन का अपमान है, और तुमने मेरे बेटे का जो अपमान किया है वह उसके खून पसीने से कमाई हर चीज को कुचलना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ आंसुओं से यह सब माफ किया जा सकता है? मीनाक्षी कुछ नहीं कह सकी। वह बस जमीन पर सिर रखकर सिसकती रही। अर्जुन ने चुपचाप मां के कंधे को सहलाया। मां, अब बस कीजिए। और फिर उसने मीनाक्षी से कहा, आपकी माफी हमसे नहीं, खुद से मांगिए। अपने मन में बैठे उस गलत पूर्वाग्रह और अहंकार से। सच्ची माफी पीड़ित नहीं, बल्कि अपराधी खुद पैदा करता है। उसके शब्द मीनाक्षी के दिल में और भी गहरे चुभ गए। उसे एहसास हुआ कि सच्ची माफी पाने के लिए उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वह चुपचाप उठी, गहरा सिर झुकाया और चुपचाप गेस्ट हाउस से चली गई। उसकी पीठ दुनिया में सब कुछ खो चुके व्यक्ति की तरह बहुत ही अकेली और उदास लग रही थी। न्याय इस तरह से समाप्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए घाव आसानी से भरने वाले नहीं थे। सारे हंगामे के बाद रक्षा मंत्री स्वयं उस गेस्ट हाउस में आए जहां शांति देवी ठहरी हुई थीं। उन्होंने पूरी सेना की ओर से इस घटना के लिए विनम्रतापूर्वक माफी मांगी और उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। मां जी, सबसे पहले हमारी सेना की अव्यवस्था के कारण आपको जो गहरी पीड़ा हुई, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अर्जुन शर्मा जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं पाला होता तो भारत का भविष्य आज से कहीं ज्यादा अंधकारमय होता। मंत्री ने शांति के खुरदुरे हाथों को पकड़कर सच्चे सम्मान की नजरों से कहा, मां जी, आप ही भारत की सुरक्षा की रक्षा करने वाली एक अदृश्य नायिका हैं। आपके महान बलिदान और प्रेम के लिए मैं पूरे देश की ओर से गहरा आभार व्यक्त करता हूं। शांति मंत्री के इस अत्यधिक सम्मान से अभिभूत थीं। उन्होंने जीवन में कभी ऐसी प्रशंसा नहीं पाई थी और उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि उन्होंने तो बस अपने बच्चे से प्यार किया, उसे भूखा नहीं रहने दिया और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन रक्षा मंत्रालय ने निदेशक अर्जुन शर्मा के योगदान की सराहना करने और उनकी मां श्रीमती शांति देवी का आभार व्यक्त करने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह सेना के प्रमुख अधिकारियों और देश विदेश के पत्रकारों से भरा हुआ था। समारोह के अंतिम भाग में श्रीमती शांति देवी को मंच पर आमंत्रित किया गया।
रक्षा मंत्री ने उन्हें गौरवशाली मां नामक एक विशेष सम्मान पत्र और एक राशि भेंट की। शांति ने कांपते हाथों से सम्मान पत्र लिया। सैकड़ों कैमरों की फ्लैशलाइट और अपने लिए बजती जोरदार तालियों के बीच वह कुछ देर के लिए बोल नहीं पाई। उद्घोषक ने उनसे अपने विचार व्यक्त करने को कहा। वह माइक के सामने खड़ी हुई और एक पल के लिए सांस ली और फिर बिना किसी बनावट के एक सादी लेकिन सच्ची आवाज में उन्होंने अपने दिल की बात कहनी शुरू की। मैं एक अनपढ़, गरीब, गांव की एक बूढ़ी सब्जी बेचने वाली हूं। उनके पहले शब्द पर ही सभागार में सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है कि उसे आज इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। मेरे लिए अर्जुन बस मेरा प्यारा बच्चा था जो बिना बाप के पला बढ़ा। उनकी आवाज धीरे धीरे कांप रही थी। मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, बस उसे भूखा नहीं रहने दिया। उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े पहनाए। मैंने उसे दूसरों की तरह अच्छे कोचिंग सेंटर में नहीं भेजा, नहीं कभी महंगी ट्यूशन लगवाई। मैंने जो कुछ भी किया वह बस यह था कि मैंने अपने बेटे पर विश्वास किया। बस यही एक चीज। उनकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जब दुनिया के लोग मेरे बेटे को बिना बाप का कहकर उंगली उठाते थे, तब भी मैंने अपने बेटे पर विश्वास किया। जब वे उसे गरीब सब्जी वाली का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, तब भी मुझे दृढ़ विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन आसमान के तारे की तरह सबसे ज्यादा चमकेगा। आज मुझे लगता है कि मेरा विश्वास गलत नहीं था। उन्होंने अपने बेटे की ओर मुड़कर देखा। अर्जुन, मेरे बेटे, मुझे इस बात पर गर्व नहीं है कि तुम एक जनरल या बड़े अधिकारी बन गए हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम किसी भी मुश्किल में भटके नहीं और इतने अच्छे और नेक इंसान बने। बस यही मेरे लिए गर्व की बात है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मेरे बेटे। उनके सच्चे कबूलनामे पर सभागार में मौजूद हर व्यक्ति रो पड़ा। अर्जुन भी अपने आंसू नहीं रोक सका और मंच पर जाकर अपनी बूढ़ी और छोटी मां को कसकर गले लगा लिया। मां बेटे के इस खूबसूरत दृश्य पर जोरदार तालियां किसी झरने की तरह बरस रही थीं। यह एक महान मां के बलिदान और प्रेम के प्रति दुनिया की सबसे गर्मजोशी भरी श्रद्धांजलि थी। सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शांति देवी और अर्जुन रक्षा मंत्रालय की इमारत से बाहर निकले। सुबह जब वे अंदर आए थे, उसकी तुलना में दृश्य बिल्कुल अलग था। इमारत के मुख्य द्वार के सामने एक काली लग्जरी सेडान कार इंतजार कर रही थी और उसके बगल में वर्दी पहने एक ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी खड़े थे। कार की नंबर प्लेट पर वह विशेष नंबर था जो केवल सेना के शीर्ष अधिकारियों को दिया जाता है। ड्राइवर ने मां बेटे को देखते ही 90 डिग्री पर झुककर सलाम किया। सर, मां जी, आपको लेने आया हूं। उसका रवैया अत्यधिक विनम्र और औपचारिक था। उसने सम्मानपूर्वक पीछे का दरवाजा खोला। शांति को अभी भी इस तरह के सम्मान की आदत नहीं थी और वह असहज महसूस कर रही थी। अरे, क्या मुझे इस कार में बैठना चाहिए? बिल्कुल मां, अब आपको इस तरह का सम्मान मिलना स्वाभाविक है। अर्जुन ने मां की पीठ को हल्के से धकेलते हुए मुस्कुराया। कार में बैठते ही मुलायम लेदर की सीटें और विशाल इंटीरियर ने शांति का स्वागत किया। उन्होंने जीवन में कभी ऐसी लग्जरी कार में सफर नहीं किया था। जब कार छावनी से बाहर निकल रही थी तो मुख्य द्वार के संतरियों ने एक साथ सलामी दी। ये वही संतरी थे जिन्होंने सुबह उन दोनों का अपमान किया था। अब उनके चेहरों पर सम्मान और श्रद्धा थी। यह कितना बड़ा बदलाव था, यह महसूस किया जा सकता था। जब कार हाईवे पर आई तो एक सुरक्षा वाहन आगे रास्ता बनाने लगा। इस तरह का औपचारिक सफर भी उनके लिए पहला अनुभव था। दूसरी गाड़ियां भी स्वाभाविक रूप से रास्ता दे रही थीं। खिड़की से बाहर देखती हुई शांति ने चुपचाप आंसू पोंछे। मेरा बेटा सच में एक सितारा बन गया। मां, मैंने बचपन में कहा था ना, एक दिन मैं आसमान के तारे की तरह चमकूंगा। अर्जुन ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ मां। आपके प्यार और बलिदान के बिना मैं कुछ भी नहीं बन सकता था। कार में कुछ देर तक एक गर्मजोशी भरी खामोशी छाई रही। यह मां और बेटे के बीच के गहरे प्यार को महसूस करने का क्षण था। लेकिन अर्जुन बेटा, तुमने इतने समय तक बताया क्यों नहीं कि तुम इतने बड़े अधिकारी हो? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर जवाब दिया, मुझे लगा कि आप पर बोझ पड़ जाएगा और मैं आपके लिए बस बेटा अर्जुन ही रहना चाहता था, कोई जनरल जैसा बेटा नहीं। शांति की आंखें भर आईं। वह अपने बेटे के मन को समझ सकती थीं, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो। मां के सामने वह बस बचपन का वही बेटा रहना चाहता था। धन्यवाद बेटा,
और मुझे माफ करना। इस नासमझ माँ ने तुम्हारे गहरे मन को नहीं समझा। नहीं माँ, मुझे ज्यादा खेद है। अब से मैं आपका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। माँ, अब आप कोई चिंता मत कीजिए और आराम कीजिए। दुनिया की सारी मुश्किलें अब यह बेटा संभालेगा। उसके इन मजबूत शब्दों पर शांति अब और आंसू नहीं रोक सकीं और अपने बेटे के कंधे पर सिर रखकर खुशी के आंसू बहाने लगीं। उनकी लंबी और कठिन मेहनत का अंततः अंत हो गया था। उस दिन के बाद देवपुरा का छोटा सा गांव सचमुच में हिल गया था। अर्जुन की कहानी रात 9 बजे के राष्ट्रीय समाचारों में प्रमुखता से दिखाई गई। गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए लोग टेलीविजन स्क्रीन पर इस पूरे दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। स्क्रीन पर, जिसे उन्होंने जीवन भर सब्जीवाली का बेटा और बिना बाप का कहकर नजरअंदाज किया था, वही अर्जुन शर्मा भारत के रक्षा मंत्री के साथ खड़ा होकर सुर्खियों में था। उसके नाम के आगे भारत की रक्षा करने वाला गुमनाम नायक और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जैसे शानदार विशेषण लगे थे। गांव वाले मुंह खोले हुए स्क्रीन को देखते रहे। खासकर समृद्धि अनाज भंडार की कमला सेठानी ने स्क्रीन पर अर्जुन को देखकर वहीं जम गईं। क्या यह सच में हमारे गांव का अर्जुन है? एक जनरल के बराबर का पद? उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसे वे सभी कड़वे शब्द याद आए जो उसने शांति देवी से कहे थे। वैज्ञानिक बनकर क्या मिलेगा? आखिर गांव का तो गांव का ही रहता है। वे सारे शब्द बूमरैंग की तरह लौटकर उसके गाल पर तमाचा मार रहे थे और उसे भयानक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गांव के सरपंच ने कांपती आवाज में कहा, हमने इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना महान व्यक्ति हमारे गांव से निकला और हमें पता भी नहीं चला। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका। सभी लोग गहरी शर्मिंदगी और शांति देवी और अर्जुन के प्रति श्रद्धा से भर गए थे। जिस माँ बेटे को उन्होंने जीवन भर नजरअंदाज किया और तिरस्कार किया था, वह वास्तव में इतने विशाल थे कि यह छोटा सा गांव उन्हें समा ही नहीं सकता था। यह बात अब उन्हें समझ में आई थी। कुछ दिनों बाद शांति देवी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठीं और बाजार गईं। उनके हाथ में अभी भी मिट्टी लगी सब्जियां थीं और उनके कपड़े अभी भी सादे थे, लेकिन उन्हें देखने वाले बाजार के लोगों की नजरें पूरी तरह बदल गई थीं। जैसे ही उन्होंने अपना ठेला लगाया, जो व्यापारी आमतौर पर उनकी बुराई करते थे, वे एक एक करके अजीब तरह से आकर नमस्कार करने लगे। अम्मा जी, आप आ गईं? उनकी आवाज में पहले की तरह ताना नहीं, बल्कि सम्मान और झिझक थी। समृद्धि अनाज भंडार की कमला सेठानी एक गर्म काढ़े का कप लेकर आईं और उसे सम्मानपूर्वक उनके सामने रखा। शांति बहन, नहीं अम्मा जी, मैंने सच में बहुत बड़ा पाप किया है। कृपया इस नासमझ को माफ कर दीजिए। उसने गहरा सिर झुकाया। उसकी आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू थे। शांति देवी ने बिना कुछ कहे उसके द्वारा दिया गया काढ़ा ले लिया और फिर जीवन भर की अपनी उस गर्म और दयालु मुस्कान के साथ उन्होंने उसे देखकर कहा, अरे इन सब बातों को छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। जाओ अपना काम करो, ठंड बढ़ रही है। उन्होंने न तो माफ करने की बात कही, न ही नाराजगी जताई। उनकी उस शांत मुस्कान के सामने कमला सेठानी और भी ज्यादा सिर झुकाने पर मजबूर हो गईं। उस दिन के बाद शांति देवी अब सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली बुढ़िया नहीं थीं। वह देश का स्तंभ पालने वाली एक महान मां और देवपुरा की एक जीवित किंवदंती बन गईं। लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे और उनकी कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलकर गांव की एक नई गाथा बन गई। शांति देवी अभी भी हर दिन सब्जियां बेचती थीं, लेकिन उनका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश था। उन्हें इस बात से संतुष्टि थी कि उन्होंने अपने खुरदुरे हाथों से बेटे का उज्जवल भविष्य बनाया है और अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। शाम की लालिमा में डूबे बाजार से घर लौटते समय उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी जैसे उन्होंने दुनिया की हर खुशी पाली हो। आज हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। एक महान मां के पवित्र बलिदान और प्रेम और उस विश्वास में पले बढ़े एक बेटे की शानदार सफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? सच्ची सफलता क्या है और सच्चा कर्तव्य क्या है? कृपया अपने बहुमूल्य विचार और अनुभव नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपकी गर्मजोशी भरी सहानुभूति और कहानियां इस समय अपने बच्चों के लिए समर्पित दुनिया की सभी माताओं के लिए एक बड़ी सांत्वना और शक्ति बन सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन भी चालू करें। हम अगली बार एक और अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो।